अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूँ सुजैन जहान खान। कई हफ्तों के इंतजार के बाद पीटीआई का मिशन अचकजई अपोजिशन लीडर अपने हतमी मरहले की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा है और आज इस हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। हकूमती कैंप से गुज़श्ता रोज़ महमूद खान अचकजई के बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री का इशारा सामने आने के बाद आज स्पीकर कौमी असम्बली ने इस हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। आज के दिन का आगाज़ पहले पीटीआई की चीफ व्हिप आमिर डोगर ने महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी स्पीकर ऑफिस में जमा करवाए, जिसके बाद स्पीकर अयाज सादिक ने वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के साथ मुशावरत की, जबकि असम्बली सेक्रेटेरिएट स्टाफ ने भी इनको सारे प्रोसेस पर ब्रीफ किया। स्पीकर चैम्बर में मुशावरत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि अपोजिशन लीडर की तकर्री में ताख़ीर की जिम्मेदार खुद अपोजिशन है और अब नया नोटिफिकेशन जारी होने की ये पेशरफ्त अगले 24 घंटों में सामने आ सकती है। दूसरी जानिब आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सूबों के इख्तियारात में कमी के हवाले से एक मैनी खेज बयान दे दिया है, जिसके मुताबिक सिंध और दीगर सूबों के काम ना करने का बहाना बनाकर कुछ कुव्वतें सूबों के इख्तियारात कम करना चाहती हैं। बिलावल भुट्टो के मुताबिक ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, इसलिए इख्तियारात इस्लामाबाद को दिए जाएं। पीटीआई अब नए अपोजिशन लीडर की तकर्री के हवाले से कितनी मुतमईन है और अब इसका आगे का लाहे अमल क्या होगा, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आज जिस तरह पहले महमूद खान अचकजई के बतौर अपोजिशन लीडर कागजात नामजदगी जमा हुए, फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने इस हवाले से वजीर पार्लिमानी अमूर और असम्बली सेक्रेटेरिएट स्टाफ से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है, तो अब आप पूरे एतमाद हैं कि अगले 24 घंटों में नोटिफिकेशन हो जाएगा या कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बज़ाहिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत पहले ही अगस्त में जब ये सीट खाली हुई, मोहतरम उमर अयूब साहब के साथ जो एक बदकिस्मत फ़ैसला आया और हमारी पाकिस्तान की तारीख़ में, हालिया तारीख़ में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि सिटिंग अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब साहब, सिटिंग अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज साहब और सिटिंग पार्लियामेंट्री लीडर कौमी असम्बली ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा सब के सब को सज़ाएँ दे दी गई। ऐसा तो कभी आमिरियत में भी नहीं हुआ था। लेकिन बहरहाल जो जमहूरियत की गाड़ी है वो चलती रहनी चाहिए, तो कम अज़ कम खानपुरी के लिए ही सही, जो बराए नाम जमहूरियत है उसमें कम अज़ कम ये सीट जल्द से जल्द पुर कर देनी चाहिए थी और इस्तेहक़ाक़ तहरीक इंसाफ का था। और जब जनाब इमरान खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 70-75 MNAs के दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट के बाद तो अचकजई साहब को फौरी तौर पे नामज़द किया जाना चाहिए था। कल परसों ये हो जाना चाहिए। एक अलबत्ता मेरी रिजर्वेशन है और वो रिजर्वेशन ये है कि काश ये पहले कर देते, क्योंकि 27वीं तरमीम में तो जो आपने किया सो किया, लेकिन कम अज़ कम अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर कोई बैठा तो होता। अपोजिशन लीडर की कुर्सी खाली थी, तारीख़ में लिखा जाएगा, और पाकिस्तान में आईनी तरमीम हो रही थी। ये है आपकी आज की जमहूरियत। सही। अब सर एक चीज़ और बताइएगा कि तारिक फजल चौधरी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपोजिशन के ऊपर कि जी ये अपोजिशन लीडर की जो तकर्री थी इसको पीटीआई वालों ने बिला वजह इशू बनाया। स्पीकर साहब खुद भी ये कहते हैं कि पीटीआई के बहुत से जो फ्रंट रो के मेंबर्स थे वो उनके चेंबर में गए, उन्होंने कहा कि हमें अचकजई पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका नोटिफिकेशन ना जारी किया जाए। सर ये क्या मामला था, किनको प्रॉब्लम है अचकजई साहब से? ये बातें तब तक तो वो कर सकते थे। देखें, मैं ख़ुद मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर रहा हूँ और तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून में बड़े डिसेंट लोगों में से हैं, तो मुझे उनसे तवक्को है जेंटलमैनशिप की। और जब तक इमरान खान साहब की तरफ से कोई नाम नहीं आया था, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कभी एक का नाम चल रहा था, कभी दूसरे का नाम चल रहा था, मीडिया में चल रहे थे। लेकिन जब इमरान खान साहब ने अचकजई साहब को नॉमिनेट कर दिया और हमारे तमाम MNAs ने दस्तखत शुदा रिकमेंडेशन लेटर भेज दिया ऑफिशियली मोहतरम स्पीकर जनाब अयाज सादिक साहब को, तो उसके बाद से दिन काउंट कीजिए ना, उसके बाद से क्या अमर माने हैं। हमारी तरफ से आपको दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट आ गया। सबसे पहला दस्तखत उस पर चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब का, दूसरा इस खाकसार का अली मोहम्मद का, और उसके बाद आमिर डोगर साहब और सबके दस्तखत आपके पास 3 महीने से पड़े हुए हैं।
ये 3 महीने तो आपके कोर्ट में बॉल थी ना मोहतरम तारिक फजल चौधरी साहब, तो आप लोगों ने क्यों इस सीट को खाली रहने दिया और खाली सीट पे आपने आईनी तरमीम कर दी अपोजिशन लीडर की। सही। तो सर 27वीं तरमीम। जी सर 27वीं और फिर शायद कोई 28वीं भी आ जाएगी। एक और चीज़ बताइएगा कि अचकज़ई साहब का अगर नोटिफिकेशन हो जाता है और वो अपोजिशन लीडर बन जाते हैं, एक ही बार रोल दें इस आइन को, क्या वो बुलडोजर नहीं होता। मैं इत्तेफाक से वैसे अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ लॉयर मैं छोटा मोटा सिविल इंजीनियर भी हूँ, तो वो जब एक रोलर चलता है ना रोड पे तो सब कुछ हमवार कर देता है। सही सर, बस वो तो चाहते होंगे कि चला दे एक रोड रोलर, ये क्या 26वीं 27वीं, एक ही बार रोल दें इस आइन को। सही सही पक्का पक्का। सर अब बताएं कि अब महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन हो जाएगा, अब अपोजिशन लीडर बन जाएंगे, तो पीटीआई उन्हें पहला क्या टास्क देगी कि वो मुज़ाकरात करें बाकायदा जो एक बार बार ऑफर कराई जा रही है, या फिर वो एहतजाज की सियासत अपनाएं और कोई स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करें? मेरी तो उनको रिकमेंडेशन होगी कि जो पार्टी का एहतजाज का फैसला है और तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन वो अपनी जगह रहेगा, वो भी करें, लेकिन अगर कोई मुज़ाकरात की ऑप्शन है तो उसको ज़ाया ना होने दें। हमारा मकसद जो है इमरान खान साहब की जो रहाई है और ख़ास उनके साथ साथ जो हमारे बाकी असीरान हैं जिनकी बात लोग बड़ी कम करते हैं, हालांकि उनकी भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। असीरान कोट लखपत, मोहतरम जो हमारे हैं वाइस चेयरमैन शाह साहब और मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और हमारे साबिक गवर्नर जनाब उमर सरफराज चीमा साहब हीरो हैं तहरीक इंसाफ के, और साथ में मेरे जेल के साथी सेंटर जायद चोई साहब और मियाँ महमूद रशीद साहब और मेरे जूनियर मेरे छोटे भाई की तरह हसान नियाजी साहब। तो इन सब लोगों की भी बात करनी चाहिए और उनकी रिहाई, तो ये बड़ा टास्क है मोहतरम अचकज़ई साहब का। तो अगर डायलॉग होता है तो ज़रूर उसमें अपना किरदार वो डायलॉग का ऑप्शन तो मौजूद है। आज तारिक फजल चौधरी ने भी कहा कि ये बाकायदा स्पीकर साहिब के ऑफिस से ये प्रॉपर जो है डायलॉग की दावत दी जाएगी, तो डायलॉग का ऑप्शन तो अभी भी मौजूद है, वो तो बार बार दावत दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात वैसे कर दूं, डायलॉग में अगर इमरान खान की रहाई एजेंडा नंबर 1 नहीं है, कम अज़ कम मुझे बतौरे वर्कर तहरीक इंसाफ मुझे तो ऐसा कोई डायलॉग कबूल ही नहीं है जिसमें अगर कोई आप बड़े बड़ी बातें करें, चाय पी रहे हैं जनाब, कैमराज हैं, बाहर प्रेस टॉकें, मीडिया पर्सन बैठे हुए हैं हमारे इंतज़ार में, हम लोग अंदर कोई डायलॉग कर रहे हैं और बाहर आते हैं और अच्छा डायलॉग किस चीज़ पे हो रहा है, आइन और कानून की बहाली, सिविल सुप्रीमेसी, आइन की बहाली, जुडिशरी की आज़ादी, ये सारी बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन अगर बीच में सबसे बड़ी बात इमरान खान की रिहाई एजेंडा नंबर 1 नहीं है, मुझे किसी ऐसे डायलॉग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जिसके ज़रिए इमरान खान की रिहाई ना हो, क्योंकि इमरान खान की रिहाई होगी तो इस मुल्क में अदलिया की आज़ादी, आइन की बहाली की तरफ हम पेशरफ्त कर सकते हैं। अगर आपने इमरान खान जो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है उसको जेल में रखा हुआ है, फिर जो भी कोई डायलॉग होगा माइनस इमरान खान रिलीज, दैट विल बी नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन, वेस्ट ऑफ टाइम। सही। तो सर हुकूमत तो कहती है कि आप एक दफ़ा डायलॉग की मेज़ पर बैठें बगैर किसी कंडीशन के बैठें, तो आप तो कंडीशन बिल्कुल बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। देखें, आप जब डायलॉग की मेज़ पे इस तरह बैठते हैं ना, तो ये आपके सामने कोई कागज़ होगा ना, कोई डॉक्यूमेंट होगा, उस पर आपने लिखना होगा। तो मैं अचकज़ई साहब को और गौहर साहब को और अलामा नासिर अब्बास और असद कैसर साहब को कहूँगा, अगर मैं वहाँ ना हुआ उस डायलॉग टेबल पे, अगर ये लोग हुए, इनको कहूँगा नंबर 1 पे इमरान खान की रिलीज रखें। अगर नंबर 1 पे इमरान खान की रिलीज किसी डायलॉग में नहीं है, द पीपल ऑफ पाकिस्तान और हमारे लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर किसी सूरत उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको इस निज़ाम को आगे लेके जाना है, ये कैसे हो सकता है कि कौम का इतना बड़ा लीडर जो है उसको आप जेल में आपने रखा हुआ है और आप किस चीज़ पे फिर डायलॉग कर रहे हैं? सही सर। देखें जी, ये मैंडेट की वापसी, ये भी नंबर 2 पे है। सारी चीज़ें सानवी हैं। सबसे पहले बेगुनाह सियासी असीरान की रहाई। सही सर। एक और चीज़ भी कि राना सनाउल्लाह साहब एक दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने महमूद खान अचकज़ई को खुद ये ऑफ़र करवाई थी कि उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात करवा देते हैं, लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने कहा नहीं, पहले मेरी अडयाला में मुलाकात होगी, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा। ये किस हद तक दुरुस्त है? मैं इस पर स्पेकुलेट नहीं कर सकता, मुझे इस पर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं सबको ये कहूँगा, अपनी जमात की क़यादत और जो हमारे वोटर वर्कर सपोर्टर हैं सबको, कि देखें इमरान खान साहब ने अगर किसी शख्स पर एतमाद कर दिया, चाहे वो अचकज़ई साहब हैं, अलामा नासिर अब्बास हैं, वो बैरिस्टर गौहर हैं, वो सलमान राशिद साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, आमिर डोग, वट एवर,
अपने साथियों पर एतमाद करना सीखें। अगर अचकजई साहब रात के 2 बजे भी अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब से मीटिंग करेंगे, मुझे उन पर एतमाद होगा कि वो इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की वकालत करेंगे। अपने साथियों पर एतमाद करें तो आगे का रास्ता खुलेगा, क्योंकि बद एतमादी तमाम मसाइल की जड़ है। इसलिए मैं ये कहूँगा, जो वो मुनासिब समझते हैं, कम अज़ कम मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि अली मोहम्मद का उनको 200% सपोर्ट होगा। आप डायलॉग करें, आप इनिशिएट करें, मुलाकात करें, हमें आप पे ट्रस्ट है। जो बदगुमानी फैलाता है वो खान का हमदर्द नहीं हो सकता। तो सर फिर तो ये कहना दुरुस्त होगा कि पूरी पीटीआई खान की हमदर्द नहीं है, क्योंकि सब बदगुमानी फैलाते हैं, सब जो है सोशल मीडिया के ऊपर लीडर्स के पीछे ही पड़े रहते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसी हरकतें करते हैं। और देखें, सब नहीं, आटे में नमक से भी कम है, लेकिन वजन में पूरे हैं, अपनी शैतानियत पूरी फैलाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इमरान खान को जिस पे ट्रस्ट है ना, अली को उस पर ट्रस्ट है। बिल्कुल सही। सर एक और चीज़ बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात करना नहीं चाहते और महमूद खान अचकज़ई को पीटीआई ने कोई मैंडेट नहीं दिया हुआ। अगर ऐसा है तो फिर ये सारा मामला तो स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ ही जा रहा है। चले, वो क्या कहते हैं कि हुनूज़ दिल्ली दूरस्त, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर कोई डायलॉग का ऑप्शन आता है तो पहले से उस पर रद्द नहीं लगाना चाहिए। देखते हैं क्या निकलता है। स्ट्रीट मूवमेंट तो हमारी चल रही है, एहतजाज तो हमारा 2-2.5 साल से किसी ना किसी सूरत में चल ही रहा है। लेकिन अगर कोई मज़ाकरात से आगे का रास्ता खुलता है तो कम अज़ कम वो रास्ता हुकूमत बंद करे तो करे, हमें बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सियासत नाम ही मुकालमे का है। जो मुकालमा नहीं करता वो सियासत में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आप अपना मौक़िफ़ सामने रखें। अगर आपको आगे का रास्ता नजर आता है, आप समझते हैं कि आपको कोई रास्ता मिल रहा है तो ठीक है, नहीं है तो अपना सामान लपेट के निकल जाए। उसमें क्या है? कभी डरना नहीं चाहिए गुफ्तगू से। तो सर आप तो एहतजाज और मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, सियासतदान है ही वो जो एंगेज करे। बिल्कुल सर, अब आप एंगेजमेंट की बात भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं। अगर हुकूमत 8 फरवरी तक आप एहतजाज करें और दूसरी तरफ आप साथ में मुज़ाकरात भी करें, एहतजाज भी करें, मुज़ाकरात भी, जलसा करें, जुलूस करें, रैली करें, साथ में मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें, दोनों साइड बाई साइड चला सकते हैं। एक पे ना इत्तेफाक करें कि सिर्फ मुज़ाकरात करने तो आप वहां से पीछे से, अगर एहतजाज नहीं है तो वीक हो जाएंगे, और सिर्फ एहतजाज ही करते रहेंगे तो फिर दरवाज़ा मुज़ाकरात का कैसे खुलेगा, खान साहब का दरवाज़ा अडियाला का कैसे खुलेगा। सही। सर अगर 8 फरवरी तक हुकूमत आपकी मुलाकात नहीं करवाती खान साहब से, जो कि वो बार बार ये मेंशन कर चुके हैं, तो फिर पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी होगी कि एहतजाज करना है, क्या करना है, मतलब स्ट्रेटजी क्या है पीटीआई के पास? पॉलिटिकल कमेटी, सलमान राजा साहब और उनकी जो बनाई हुई कमेटी है वो कोई फैसला करेंगे, जो पॉलिसी बनाएंगे हमारे कारकुन अली उनके साथ होगा। सही। पॉलिसी पॉलिटिकल कमेटी बनाएगी, अब क्योंकि उन्होंने नहीं बनाई है। नाउ दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई प्रैक्टिकल लायामल बनाएं और पूरे मुल्क में बनाएं, सिर्फ केपी स्पेसिफिक नहीं। जो पॉलिसी बनाएंगे आईन और कानून के अंदर रहते हुए हमारा कारकुन अली और मेरे जैसे बेशुमार उनको सपोर्ट करेंगे। सही। अली साहिब, आज बिलावल साहिब ने भी इस बात का कुछ खदशा किया, कुछ उनके खदशात थे कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो सूबों के काम ना करने का बहाना बनाकर सिंध और दीगर सूबों के इख्तियारात वापस लेना चाहती हैं। तो क्या पीटीआई और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी ये खदशात लाहक हैं? जो इन गलियों बाजारों आवाम के बीच चौक चौराहों से आके आवाम के पसीनों के अंदर से शराबूर होते हुए मेहनत करके अपने मेहनत के बलबूते पे आते हैं इन ऐवानों में, उनको इन साजिशों की फिक्र ज़्यादा नहीं होती। हमें साजिश से बाहर निकाल दिया गया ना, उस वक्त हमारी 2/3 नहीं थी। अल्लाह के करम से मैंने आपके इस मलंग भाई ने असेंबली के अंदर मैंने एक पेशन गोई तो मैं नहीं कहूँगा, एक दिल की बात की थी कि 2/3 से मेरा लीडर आएगा, 3/4 से अल्लाह ने भेज दिया। हाँ, मैंडेट चुरा लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये बिलावल साहब को मैं कहूँगा अपने नाना की सियासत करें, अपनी शहीद वालिदा मोहतरमा की सियासत करें। ये पर साजिशें ईमान से आपका बाल भी बेकार नहीं कर सके। क्या करें आप, एक नज़र अवाम पे है, 2 नज़रें इस तरफ हैं, कभी पिंडी की तरफ देखते हैं, कभी कहीं और देखते हैं। ऐसा नहीं होती ना सियासत। आपके नाना की ये सियासत नहीं थी, ना मोहतरमा की थी। सही, अवामी सियासत करें। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि अली मोहम्मद खान साहब ने 2 चीज़ों को बड़े वाज़ेह कर दिया कि अगर खान साहब की रिहाई एजेंडा नंबर 1 है तो मुज़ाकरात लाजमी होने चाहिए और पीटीआई के हर शख्स को उस शख्स पे एतमाद करना चाहिए जिस पे इमरान खान साहब एतमाद करते हैं। और ये भी कहा कि अगर एतमाद नहीं किया जाएगा तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
और अब प्रोग्राम में हम नए अपोजिशन लीडर की तकर्री के हवाले से सामने आने वाली मुस्बत पेशरफ्त और सूबों के इख्तियारात कम किए जाने के लिए मुत्तहरिक कुव्वतों की तरफ किए गए बिलावल भुट्टो जरदारी के इशारे पर हकूमती मौक़िफ़ जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग रहनुमा और वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हुज़ैफ़ा रहमान। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हुज़ैफ़ा साहिब, आज तो एक नई डेवलपमेंट हुई है, वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने एक इल्ज़ाम आयद किया है कि पीटीआई अपोजिशन लीडर की जो तकर्री का एक प्रोसेस था उसको बिला वजह इशू बना रही थी, लेकिन अपोजिशन कहती है कि जी हम तो कब से नोटिफिकेशन के लिए इनकी मिन्नतें कर रहे थे और स्पीकर साहब के पास भी जाते थे, आमिर डोगर साहब भी कई दफ़ा गए, बार बार इसको डिले किया गया और फिर आज ये इल्ज़ाम भी लगा दिया गया। तो ये प्रोसेस इतना डिले क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? जी, कोई जिम्मेदार नहीं है जी इसका। जो पीटीआई की आदत है फैक्ट्स को निगेट करना। हमारा मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ असम्बली में मौजूद नहीं है। जो ये 76 या 77 अरकान पार्लियामेंट में आज़ाद हैं और जब इनका नाम जो है नहीं दिया गया इनमें से किसी का और महमूद खान अचकज़ई का नाम दिया गया, तो उसके बाद ज़ाहिर है एक शक व शुबा बढ़ा कि आप जिन लोगों को अपना कहते हैं, अपनी जमात कहते हैं, उनका नाम नहीं दे रहे और असम्बली में जिस जमात की एक सीट है उस एक बंदे के लिए आप कहते हैं कि उसे अपोजिशन लीडर बनाया जाए। तो उसके बाद जो कुछ इन्होंने लिख कर दिया, साइन करा कर दिए, तो स्पीकर का आईनी और कानूनी अख्तियार है कि वो एक एक बंदे से तस्दीक करे और जब ऐसी सूरत हाल हो कि जब आपकी जमात से कोई बंदा रिकमेंड ना हो रहा हो, बाहर से एक बंदा रिकमेंड किया जा रहा हो, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने स्पीकर ऑफिस को बताया कि सिग्नेचर्स उनसे करा तो लिए गए हैं लेकिन उनकी मर्जी और मंशा के ये जो है वो खिलाफ हैं और ये प्रेशर में उन्होंने किया है। तो स्पीकर ने इसलिए इसको लंबा किया और अब इन्होंने जो है अपने लोगों को जैसे भी कायल किया, उन लोगों ने अंडरटेकिंग दी है स्पीकर ऑफिस को, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुई है, तो हम इसकी तैनाती करने जा रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो ये कहना कि हमने जो है एक आईनी प्रोसेस को रोके रखा, ये एक सीट खाली हुई थी, भाई आपकी जमात से थे उमर अयूब, वो डिस्क्वालीफाई हुए, वो जुर्म ना करते 9 मई का और वो असेंबली से डीसीट ना होते तो अपोजिशन लीडर होते आज। सही, उनके बाद चाहिए ये था कि आप दुरुस्त होगा ना कि इनकी जीत हुई, ऑपोजिशन की जीत हुई, वो जिनका नोटिफिकेशन चाहते थे उन्हीं का नोटिफिकेशन कराया। नहीं, हम तो जीत हार से यानी बालातर होकर सोच रहे हैं। हमने आईनी तकाजे पूरे करने थे। अपोजिशन लीडर जैद बकर किसी खाले चोर को भी अगर नॉमिनेट करती और वो बंदे उसको वोट देते तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। यहाँ तो फिर भी महमूद अचकज़ई साहब को नॉमिनेट किया गया। जब उनके लिए मेजोरिटी पूरी हो गई, 76 या 77 लोगों की वेरिफिकेशन का अमल जो स्पीकर ऑफिस ने करना था वो मुकम्मल कर लिया है, तो 2-4 दिनों में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ना हम ये समझते हैं कि हमारी हार हुई है या उनकी जीत हुई है। ये ज़ाहिर कानूनी प्रोसेस था, जो असम्बली प्रोसीजर है उसी असम्बली बिजनेस के मुताबिक इसको हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना था और उसी तरह पहुंचा रहे हैं। दुरुस्त। अब ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर के जो अब नोटिफिकेशन हो जाएगा और इसके बाद अचकज़ई साहब अगर एक मुतालबा कर देते हैं या एक रिक्वेस्ट कर देते हैं कि मेरी खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, तो क्या हुकूमत मुलाकात करवाएगी या वही सलूक होगा जो आजकल उनकी बहनों के साथ होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुलाकात बिल्कुल भी नहीं कराई जाएगी। जो कानून अचकज़ई साहब के लिए, वही बानी तहरीक इंसाफ की बहनों के लिए, वही बैरिस्टर गौहर के लिए, वही सलमान अकरम राजा के लिए है। बानी तहरीक इंसाफ को पहले तो अपना कंडक्ट दुरुस्त करना होगा। अगर वो बिहेव नहीं करते और जेल से बैठकर इंतशारी पैगामात जारी करने का सिलसिला नहीं रोकते, अपने ट्विटर है जो मिसयूज करते हैं उसका वो नहीं रोकते, तो जाहिर है सियासी मुलाकातें तो बिल्कुल भी नहीं होंगी और फैमिली की मुलाकातों पर भी पाबंदी रहेगी। अगर वो बिहेव करते हैं तो फिर हम फैमिली की मुलाकातें खोल देंगे। जो फैमिली मेंबर है उन्हें अलाउ करेंगे। अपोजिशन लीडर की मैं बात कर रही हूँ कि वो अपोजिशन लीडर है, फैमिली को हम साइड पे कर देते हैं। एक अपोजिशन लीडर अगर मुतालबा करता है कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, तो उनकी कोई मुलाकात नहीं होगी। ये हुकूमत ने तय कर अपोजिशन लीडर को नहीं, ये कानून ने तय किया। हुकूमत की कोई हैसियत नहीं है, हुकूमत कानून पर चलती है। अगर अपोजिशन लीडर जो है वो एक सजा याफ्ता कैदी से मुलाकात करने का ख्वाह है तो बिल्कुल उसे मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सही। तो एक और चीज़ बताइएगा कि आपने कहा खान साहिब अपना कंडक्ट दुरुस्त करें या वो सही तरीके से बिहेव करें, जब तक कोई उनसे मिलेगा नहीं, उनको बताएगा नहीं कि खान साहिब ये ऑन ग्राउंड रियलिटी है, आप अपना कंडक्ट दुरुस्त करें ताकि कोई आसानियाँ पैदा हो, तब तक फिर कैसे एक बंदा जो जेल में बैठा है उसके पास कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर उसको कैसे एक अकल दी जाएगी कि भाई अब आप थोड़ा सा अपनी अदाओं पर गौर करें? नहीं, अदाओं पर गौर करने का मौका दिया था। सही, तो मजीद कोई मौका नहीं दिया बहन की मुलाकात कराई थी उसमें, उन्होंने एक महीने का गैप के बाद मुलाकात हुई
और उसका फिर आपने क्या नतीजा देखा? आपने ये नतीजा देखा कि आपने एक ऐसा मुतनाज़ तरीन ट्वीट किया, सिर्फ उसमें गाली नहीं लिखी, बाकी आपने सब कुछ लिखा। और बहनों ने भी जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया कि अगर एक बंदे ने फ्रस्ट्रेशन में या उसे डिप्रेशन कहें या बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, किसी भी सूरत हाल में उसने वो बयान जारी कर दिया, तो कम से कम बाहर आकर ना बताएं, या कम से कम उसके ट्विटर हैंडल पर उसकी तशहीर ना करें। यहाँ तो मुदईसुस गवाचुस्त वाली बात है, यानी जो उनसे मिलने जाते हैं उनकी बहनें, उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि हमारा भाई जो है वो किस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज हमसे करवा रहा है और एक इदारे के सरबराह पे तनकीद करवा रहा है, कभी हुकूमत पे करा रहा है। एक सजा याफ्ता मुजरिम पूरी दुनिया में पहली मरतबा होगा कि वो अपने ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर रहा है। क्या मुझे आप ये बताएं कि ट्विटर जो है वो अमेरिकन कंपनी है, क्या जो है जो इसके मालिक हैं एलन मस्क को अलाउ करेंगे, इन एक्स के जो मालिक हैं वो इसको जो है जो उन्होंने मादरो पकड़ा है उसको उसका ट्विटर हैंडल यूज करने देंगे? तो हुज़ैफा साहब, अगर हुकूमत दरखास्त दे तो इनका हैंडलर जो है ब्लॉक करवाया जा सकता है? हमने दरखास्त बिल्कुल दी हुई है, और ट्विटर का पहले ऑफिस जो है 2023 में क्लोज हो गया था। काफी सारे दफातर क्लोज हुए थे पूरे रीजन में, सॉरी इस रीजन में क्लोज हुआ था और बाकी रीजन में भी क्लोज हुए थे। एक्स ने 2025 नवंबर में जो है जो हमारे पाकिस्तान है इस रीजन के लिए इसका ऑफिस सिंगापुर में होते हुए ओपन किए हैं। उन्हें हमने रिक्वेस्ट की भी है, हम हाई कोर्ट भी गए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला कोर्ट ऑर्डर आ जाए, उस कोर्ट ऑर्डर की कॉपी हम भिजवाएंगे, और जब तक बानी तहरीक इंसाफ जेल में है तब तक उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। दुरुस्त। एक और चीज़ बताइएगा कि क्या हुकूमत ने यह फैसला भी कर लिया है कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, ताकि इस दिन एहतजाज के हवाले से खान साहब कोई रोड मैप या स्ट्रेटजी ना बता सकें? नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं है, चाहे 8 फरवरी हो, 8 मार्च हो या 8 अप्रैल हो। हमने कानून पर चलना है। बानी तहरीक इंसाफ बिहेव करना शुरू करें, वो जेल से बैठकर पूरे मुल्क में तकरीबी और जो मुल्क में अंदर इंतशार की सियासत है वो ना करें, तो मुलाकात कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, यानी फैमिली की। अगर वो जेल से बैठकर फैमिली की मुलाकातें, जिसे वो फंडामेंटल राइट कहते हैं, उसका मिसयूज करेंगे और 26 करोड़ जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट को सबोताज करेंगे, फिर जाहिर है उनकी मुलाकात ना 8 जनवरी तक होगी, ना 8 फरवरी तक, ना 8 मार्च तक। तो हुज़ैफा साहब, इसके लिए भी तो किसी को भेजा जाएगा ना उनके पास कि देखें ये टर्म्स एंड कंडीशन है गवर्नमेंट की, अगर ये अपनी अदाओं को सही नहीं करेंगे तो आपके साथ यही सलूक होगा। मतलब कोई उनको कन्वे तो करे। नहीं, उन्हें कन्वे कौन बंदा करेगा? कोई बंदा उन्हें ना कन्वे कर सकता है, ना वो किसी की सुनते हैं। अपनी बहनों से उन्होंने जो मुलाकात की एक बहन से, अगर वो उस दिन बिहेव करते तो शायद आज फैमिली की मुलाकातें हो रही होती। हम देखेंगे जब हमें जेल सुपरिटेंडेंट बताएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ आप बिहेव कर रहे हैं और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, तो फैमिली की मुलाकातें जारी कर दी जाएंगी, सही बहाल हो जाएंगी। सही। अब तो एक बात तो ये है ना कि अचकज़ई साहब अगर जाके उनसे मिलते हैं और वो उनको बताते हैं कि खान साहिब ये ऑन ग्राउंड रियलिटी है, उसके अलावा अचकज़ई साहब ये भी कहते हैं कि मैं जो नया मिसाक जमहूरियत है उस पर खान साहिब से सिग्नेचर करवा लूँगा, तो हो सकता है कि अचकज़ई साहब उनको कन्विंस कर सकें कि खान साहिब अब कुछ सेन माइंड की बात सुने, अब ख़वातीन की, अपनी बहनों की, अपनी अहलिया की बातों से निकल के अब आप हमारी बातें भी सुन लें, तो आपके लिए कोई आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। ये भी तो हो सकता है, मुमकिन तो है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, एक तो हमारी बिल्कुल ख्वाहिश है मुज़ाकरात हों, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए ताकि मुआशी इस्तेहकाम भी बहाल हो, लेकिन ये नहीं होगा कि बानी तहरीक इंसाफ के बगैर हम चल नहीं सकते या हुकूमत नहीं चल सकती। 2.5 साल ये हो गए, 2 साल ये हो गए और 18 या 16 महीने पीडीएम के हो गए, 3.5 साल से चला है ना मुल्क, आइंदा भी चलेगा। कोई बंदा नागुज़ीर नहीं होता, इवन कि मैं भी नागुज़ीर नहीं हूँ। नागुज़ीर ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की होती है। तो अगर बानी तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहते हैं या उनकी जमात चाहती है, तो जिनके बाहर लोग हैं वो हमारे साथ बैठे, सीओडी पे दस्तखत करें, बानी तहरीक इंसाफ उसको एंडोर्स करें, उनकी फैमिली जो है वो उसको एंडोर्स करे, उसके बाद तो कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर आप शर्त लगाएंगे कि पहले मुलाकात करनी दी जाए फिर हम आकर बताएंगे, तो चाहे अचकज़ई साहब हो या कोई भी बंदा हो, फिर ये सियासी मुलाकात नहीं होगी। कम सही। अच्छा, आपने मुज़ाकरात की बात की, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने भी कहा कि अब मुज़ाकरात जो होंगे वो स्पीकर साहब के चैम्बर के ज़रिए होंगे, तो अब अचकज़ई साहब को उनके नोटिफिकेशन के बाद क्या प्रॉपरली दावत दी जाएगी कि आए हमसे मुज़ाकरात करें? मेरे ख्याल से अचकज़ई साहब से ज़्यादा दावत तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट बैरिस्टर गौहर साहब को दी जाएगी। अचकज़ई साहब उसमें एक जो है वो स्टेक होल्डर हैं, एक फैक्टर हैं। सिर्फ अचकज़ई साहब के हाथ में कुछ नहीं है, मुझे पता है ज़ाती तौर पर। आप आने वाले दिनों में देख भी लेंगी, वो दिन दूर नहीं है जब बानी तहरीक इंसाफ अचकज़ई पे भी अदम एतमाद कर देंगे। बात बानी तहरीक इंसाफ की है यही, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और अगर कोई बंदा उनकी जिम्मेदारी लेता है तो खबर दे रहे हैं या आप अंदाजा लगा रहे हैं? नहीं, मैं बानी तहरीक, जब आप कोई भी अंदाजा लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं किसी बंदे की
पूरी सियासी जिंदगी को जहन में रखकर उस पर जो है आप तजिया पेश करते हैं। मैं जिस बानी तहरीक इंसाफ को जानता हूं, आप ये लिख लीजिएगा कि वो वक्त दूर नहीं है, सिर्फ महमूद खान अजगर से हलफ उठा लें, अपोजिशन लीडर का अपना दफ्तर संभाल लें, आप देखिएगा कि उसी दिन से उनकी काउंटडाउन शुरू हो जाएगी और अचकजई पे भी अदम एतमाद कर रहे होंगे और अचकजई भी जो है वो कह रहा होगा कि जी मैं मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा हूं और मुझे रोक रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ। ये आप देख लीजिएगा, मार्क माई वर्ड्स। सही। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, आज एक नई डेवलपमेंट हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कुछ कुव्वतें सिंध हुकूमत के कुछ ना करने का बहाना बनाकर सूबों से इख्तियारात वापस लेना चाहती हैं। आप कुछ बता सकते हैं कि उन्होंने किन कुव्वतों की तरफ इशारा किया है? मुझे नहीं पता किन कुव्वतों की बात की है, क्योंकि अगर हमारी बात वो कर रहे होते तो वो तो हम पे तो डायरेक्ट तनकीद कर देते हैं, फेडरल गवर्नमेंट का नाम भी ले देते हैं। जिन कुव्वतों की उन्होंने बात की है, ये तो शजील नाम मेमन बता सकते हैं कि कौन सी कुव्वतें उनसे सिंध छीनना चाहती हैं या किन कुव्वतों की तरफ उनका इशारा है। मेरे ख्याल से कोई ऐसी कुव्वत नहीं है, ना किसी कुव्वत की ये ख्वाहिश है। ये जरूर है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है फेडरेशन को मजबूत किया जाए, इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनाए जाएं ताकि वो अपनी रेवेन्यू कलेक्शन कर सके, मुल्क में मजीद बेहतरी आ सके। बाकी ये नहीं है कि किसी कुव्वत की ख्वाहिश है कि वो पंजाब में नून लीग को कमजोर कर दे और सिंध में पीपल्स पार्टी को कमजोर कर दे या पीटीआई को केपीके में कमजोर कर जब दे। नए सूबे बनेंगे तो सूबों के इख्तियारात और शेयर तो कम होंगे ना? नहीं तो देखें, फर्द वाहिद की बात नहीं है ना, ये पूरे मुल्क की बात है। अगर मैं ये समझूं कि जिस वजारत का मैं वजीर हूँ अख्तियार का मम्मा मेरे पास रहे, तो मेरे ख्याल से ये तो कोई अक्लमंदी नहीं है। आपने जब सिस्टम को मजबूत करना होता है तो आप डेवोल्यूशन करते हैं। खुद पीपल्स पार्टी डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करती थी। अगर 18वीं आईनी तरमीम हो सकती है और मरकज की बहुत सारी वजारतें सूबों को जा सकती हैं, तो हर डिवीजन में या 3, 2 या 4 डिवीजन मिलकर एक सूबा क्यों नहीं बना सकते? आप अगर इंतजामी बुनियादों पर तकसीम कर दें और सूबों में गवर्नेंस बेहतर हो जाए, टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बेहतर हो जाए, लोगों को बेहतर कोटे मुयसर आए, लोगों को बेहतर नौकरियां मुयसर आए, तो इसमें कोई मुज़ाहका तो नहीं है। सही। अच्छा, एक और चीज़ भी बताएं कि ये जो एक नई कानून साजी की बात हो रही है जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि सूबों के इख्तियारात कम कर दिए जाएंगे, आप कोई नॉलेज में है कोई ऐसी नई कानून साजी? बिल्कुल, आईनी तरमीम 28वीं आईनी तरमीम को आना चाहिए और मुनासिब वक्त पर आएगी भी, लेकिन किसी सूबे का कोई इख्तियार कम नहीं किया जाएगा। ये ज़रूर है कि जो चैप्टर्स अगर किसी सूबे से वापस लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म का चैप्टर है जो फेडरल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, वो सूबों के पास है, या कोई और शुमारियात का चैप्टर है और कोई चीज़ है, तो वो वजारत सूबों के बजाय मरकज के पास हो सकती है। लेकिन जिस सूबे के पास जो अख्तियार मौजूद है वो जिस वजारत के मुतालिक होगा, मुकम्मल अख्तियार होगा। किसी सूबे के अख्तियार को ना फेडरल गवर्नमेंट कर्टेल करना चाहती है, ना करेगी और ना ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि 18वीं आईनी तरमीम में जो चीजें बेहतर नहीं हो सकी या जो चीजें हमने देखा कि वो अंडू होनी चाहिए या जिससे फेडरेशन कमजोर हुई है या सूबे डिलीवर नहीं कर सके, वो एक सूबा नहीं, वो पंजाब भी होगा, उसमें बलूचिस्तान भी होगा, उसमें केपी के भी होगा, उसमें भी सिंध भी होगा, तो वो बेहतर की जा सकती है। ये बिल्कुल ऐसी चाहे वो गोइयां है, स्पेकुलेशन है कि किसी सूबे के अख्तियार को कम किया जाएगा। कोई हमने यहाँ पर जो है वो मुगल बादशाहों का कोई निज़ाम मुतारिफ नहीं कराना कि फेडरल गवर्नमेंट जो चाहेगी वो होगा। हमारा मकसद ये है कि सूबे मजबूत हों, सूबे अपना काम करें, फेडरेशन अपना काम करे। जिस शोबे में सूबा डिलीवर नहीं कर पा रहा और मरकज उसमें बेहतर डिलीवर कर सकता है और पहले 60 सालों में डिलीवर करता रहा है, पिछले 16 सालों में आईनी तरमीम जो हुई 18वीं आईनी तरमीम उसके बाद नहीं हुआ, तो उसको अगर बेहतर किया जाए तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा साहिब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हुज़ैफा साहिब ने कुछ प्रेडिक्शंस की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि अचकज़ई साहिब की खान साहिब से कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और साथ ही उन्होंने ये प्रेडिक्शन भी की है कि पीटीआई वाले अनकरीब अचकज़ई पर एक अदम एतमाद भी जाहिर कर देंगे। एक और प्रेडिक्शन ये भी की है कि 28वीं आईनी तरमीम भी आने वाली है। और अब प्रोग्राम के आखिर में बात होगी ईरान की तेज़ी से तब्दील होती सूरत हाल की और ईरान से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप के इश्तियाल अंगेज़ बयानात की। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों में वाज़े कमी आने के बाद उन मुजाहिरों का सिलसिला तकरीबन थम चुका है और आज ईरानी हुकूमत के हामी ईरानी शहरियों की एक बड़ी तादाद ने पुरअमन रैली भी निकाली है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमला करने से मुतल्लिक बयानात ने सूरत हाल को खासा पेचीदा बना दिया है और ईरान पर अमरीकी हमले के खदशे को अब बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर भी महसूस किया जा रहा है। इसी तनाजुर में सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान ने अमरीका को खबरदार कर दिया है कि वो ईरान पर हमले से बाज रहे, वरना दूसरी सूरत में ऑयल मार्केट हिल कर रह जाएंगी।
इसके साथ साथ अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सिफारती राब्ते मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमरीकी हमले के खदशे के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन, जो हमें तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। जॉन, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है ईरान में, जो पुरतशद्दिद मुजाहरे थे, इनका सिलसिला मुकम्मल तौर पर थम चुका है या जो सूरत हाल है उस पर वक्ती काबू पाया गया और मज़ीद सूरत हाल बिगड़ सकती है? मिस सुजैन, इंटरेस्टिंग सवाल है। देखें जहाँ तक बात रही संभलने की, 24 आवर्स तक, मतलब ये IRIB जो हमारा जो ईरानी ब्रॉडकास्टिंग का कंट्रोलर है, उसने बोला है सुबह के 24 घंटे से ज़्यादा हो गए और कोई इंसिडेंट रिपोर्ट्स वायलेंस की या प्रोटेस्ट की जो है वो नहीं आई हैं। तो पूरे ईरान में इस वक्त नज़र यही आता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे और वायलेंस के जो है वो वाक़यात नहीं सामने आ रहे। और बहरहाल ये परमानेंट है या टेम्पररी है, इसमें मैं ये सोचता हूँ कि बहुत बड़ा किरदार उन लाखों लोगों ने निभाया है जो बाहर प्रो गवर्नमेंट या एंटी राइटर रैलीज में शिरकत जिन्होंने की। मुझे फ्राइडे तक, सैटरडे तक ये लग रहा था, सैटरडे तक मुझे ये लग रहा था कि जो थर्सडे और फ्राइडे को वायलेंस बढ़ी है टेम्पररी है। लेकिन जब मैं खुद मजमे में गया और मैंने जब लाखों लोग देखे तो मुझे ये महसूस हुआ कि अब जो है जो इनकलाबी तबका है, जो रिलीजियस तबका है, जो खामोश था, वो बाहर आ गया है। और आई थिंक अब परमानेंटली ये चीज जो है वो कंट्रोल में आ गई है। बहरहाल कुछ कह नहीं सकते, वायलेंस हो सकता है दोबारा शुरू हो जाए, यू नेवर नो। सही, वायलेंस की आपने बात की, हलाकतों की बात भी हो रही है और इस हवाले से डिफरेंट जो फिगर्स हैं वो दिए जा रहे हैं जिनमें काफ़ी तजाद पाया जा रहा है। आपके मुताबिक इस वक्त कितनी हलाकतें हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं इस वक्त सामने? देखिए, 350 का नंबर कोई दे रहा है, कोई 500 कह रहा है, कोई 2000 कह रहा है, कोई 12000 कह रहा है, और कोई तो ये भी कह रहा है कि गाजा से ज्यादा मासूम लोग इस वक्त ईरान में मारे जा चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। तो बिल्कुल जो जिसको जो समझ में आ रहा है वो अपने हिसाब से जवाब दे रहा है। मेरा अपना जो पर्सनल असेसमेंट है, मेरे ख्याल में होंगे 400-500 लोग, अगर सबको मिला लें तो 400 या 500 लोग हुए होंगे, हलाकतें हुई होंगी, जबकि कोई ऑफिशियल नंबर इस वक्त सामने नहीं आया है। इसमें देखें बहुत सारे, अभी मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे जो अमवात हैं वो पुलिस वालों की हैं और मासूम लोगों की भी है। जो खारिजक में जो लाशों की तस्वीरें, जो कि स्टेट मीडिया ने खुद भी कवर किया, मतलब ऐसा नहीं कि BBC ने चुपके से वीडियो बना ली, स्टेट मीडिया ने उन लाशों की तस्वीर दिखाई और कहा है कि ये राइटर्स ने जो है वो मासूम लोगों को मारा है। 2/3 लाशें जो उसमें थी वो उनको आइडेंटिफाई करके बाकायदा बताया गया कि मासूम लोग राइटर्स के थ्रू किस तरीके से इनोसेंट लोगों की जानें ली गई। तो इसमें बिल्कुल पुलिस वाले भी मारे गए, राइटर्स भी मारे गए, मासूम लोगों की भी जानें गई, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन नंबर हाईली एग्जैजरेटेड है। वेस्टर्न मीडिया तो इस वक्त काम ही ये कर रहा है ना कि खामनाई साहब जो है वो रशिया चले गए हैं और अराक्ची साहब लेबनान चले गए, अपनी पूरी फैमिली को लेके भाग गए हैं। तो आई थिंक ये इट्स अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस दैट दे आर। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं, इनमें जो मुलव्विस लोग हैं उनमें से एक शख्स को ये भी कहा जा रहा है कि ईरानी हुकूमत सरेआम फांसी देगी। तो इसके ऊपर बताइएगा, कुछ हमें गाइड कीजिएगा, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल का सख्त रद्द-ए-अमल आया है। तो क्या कोई मजीद फांसियाँ भी दी जाएंगी? जी, ये जिसकी बात हो रही है, ये करज में 26 साल नौजवान जो मार्केट में फैब्रिक ट्रेडर के नाम से बताया जा रहा है। देखें, जो मैंने सुना है, ये किसी ऑफिशियल से नहीं सुना, ये सुनी सुनाई बात है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो बहरहाल बाद में बताया जाएगा। मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि वो जो जिस बंदे को अभी फांसी देने की बात कर रहे हैं, उसने पुलिस वाले को स्टैबिंग के थ्रू मारा था और सर कलम करने के भी इल्जाम उसके ऊपर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतनी सिवियर, देखे ना, एक माहौल, सिवियरिटी का माहौल है, उसमें कोई भी स्मार्ट गवर्नमेंट बिला वजह किसी को कत्लेआम रोड पे नहीं करेगी। एंड आई थिंक ईरान में भी जिन लोगों को फांसी पे टंगाने की बात हो रही है वो लोग हैं या तो जिन्होंने मर्डर किया है इनोसेंट लोगों का या सिक्योरिटी फोर्सेस का, या वो लोग हैं जो फॉरेन इंटेलिजेंस यानी इजराइल की मोसाद या अमेरिकन CIA के साथ काम कर रही थी यहाँ पे राइट्स को एग्जैस्करबेट करने के लिए। अच्छा, अब एक और चीज़ बताइएगा कि USA के हवाले से कितने चांसेस हैं कि वो ईरान पे हमला कर सकता है? ये देखें, ऐसे ट्रम्प मीटर जो है ना, ये ट्रम्प मीटर कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कहाँ पे उसका कांटा रुकेगा। ट्रम्प साहब बयान कुछ और देते हैं और करते कुछ और हैं। कभी आई थिंक, मेरी जो पर्सनल असेसमेंट है इस वक्त, ट्रम्प साहब, अभी रिसेंट गुफ्तगू भी आपने देखी कि ट्रम्प साहब जो है वो किस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं बिटवीन, हम डिप्लोमेसी चाहते हैं, हम साइबर ऑप्स करेंगे, हम साइकोलॉजिकल ऑप्स करेंगे, हम हमला करेंगे, ईरानियों बाहर आ जाओ। तो आई थिंक कि ये कोई चीज़ सर्टेन नहीं है कि क्या अमेरिका हमला करेगा या नहीं। जहां तक बात रही ईरानी तासुर की,
ईरानी ऑफिशियल्स बिल्कुल यही सोच रहे हैं कि अमेरिका हमला करेगा और उसी हिसाब से तैयारी करके बैठे हुए हैं, जो मेरे जो मैंने रीडिंग की है, और इसका कोई बहरहाल टाइम ही बताएगा इस पे क्या होगा। अब मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि तेहरान में शहरियों को कोई अलर्ट जारी किया गया है जंग के हवाले से कि कोई खतरात हैं और उनको अलर्ट कर दिया गया है कि ये नौबत भी आ सकती है? मेरे पास तो अलर्ट मौसूल नहीं हुआ, मैं तेहरान में ही रहता हूँ, तो बिल्कुल अलर्ट्स जारी हुए थे कि राइटर्स के हवाले से अलर्ट्स जारी हुए थे कि आप जो है वो थर्सडे और फ्राइडे को उन्होंने कहा था कि आप राइटर्स में ना मिलें, कोशिश करें स्पेसेस अवॉइड करें क्योंकि वायलेंस है। लेकिन ऐसा कोई अलर्ट नहीं आया कि अमेरिका जो है वो हमला करने वाला है। तो आई थिंक हो सकता है कि आया हो कुछ लोगों को, बट आम नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, जॉन ने बहुत मुख्तसर अंदाज में हमें जो सिचुएशन थी ईरान में उससे आगाह किया। आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अब तक बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।